गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 11.2 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व करवा दिए थे। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की शेप्ड का फील्ड दिया गया है, खेत दिया गया है, जिसका एक डायगोनल दिया गया है। वो कितना है? 24 मीटर। And the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices। जो इसके डायगोनल के अपोजिट पे वर्टिसेस हैं उनसे मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। वो जो परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर 8 मीटर का है, दूसरा परपेंडिकुलर 13 मीटर का है। 8 मीटर के बारे में बताया गया, दूसरा 13 मीटर के बारे में। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। इस फील्ड का एरिया बताना है। अब जो फील्ड है वो कैसी शेप का है? लेटेस्ट जो ये डायग्राम दिया गया है बुक के अंदर वो ऐसा है, ठीक है। ये कोई भी जनरल एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ये इसका एक डायगोनल बताया गया है और ये इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर बताए गए हैं। कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। डायग्राम में नहीं शो किया, परपेंडिकुलर बोला है तो वो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक ऐसा जनरल कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो जिसके अंदर एक डायगोनल हो और दो हाइट हो, तो हमें एरिया पड़ा था। स्टार्टिंग की जो वीडियो का पार्ट था उसमें मैंने आपको समझाया भी था। तो कैसे, और आप इसको एक एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया कैसे है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट और 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। दोनों की ट्रायंगल को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल। वैसे भी कर सकते हो और एक जर्नल हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी पढ़ा था, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो गिवन क्या है पहले उसके बारे में लिखिए। देखिए क्या हो रहेगा इसका सोल्यूशन। कैसे लिखेंगे? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24। तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितनी दी गई है? 24 मीटर। एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर। अब अपोजिट वर्टिसेस मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्टिसेस से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ गई। ये दोनों परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर होते हैं उसे बोलते हैं हाइट। तो फर्स्ट हाइट या हाइट जिसको हम h1 बोलेंगे, h1 क्या आ गया? 13 मीटर। सेकेंड हाइट h2 वो कितनी है? 8 मीटर। ये दो हाइट दी गई और लेंथ ऑफ डायगोनल दिया गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक डायगोनल और दो हाइट दी गई हो, तो 1/2 उसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू में डायगोनल 1, लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू में सम ऑफ फर्स्ट हाइट और सेकंड, ठीक है। 1/2 डायगोनल 1 की लेंथ, जो डायगोनल है उसको डायगोनल डी से, डायगोनल को मैंने डी से नोट कर दिया। h1 हाइट और h2 हाइट, दोनों को परपेंडिकुलर हाइट को मैंने h1 और h2 से। डायगोनल की लेंथ कितनी दी गई है? 24 इंटू में h1 कितना दिया गया है? 13 और h2 कितना दिया गया? 8। इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/2 इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 12 आ गया। तो यहां क्या रह गया? 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 बन जा 12, 1 कैरी, 12 2 जा 24 और 1 25। मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ जाएगा? 252 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ एरिया निकालना था, एरिया ऑफ दिस फील्ड। और फील्ड जो कैसा था? क्वाड्रिलेटरल का। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिल जिसके अंदर एक डायगोनल की लेंथ दी हो और दो हाइट दी हो, तो हम क्या लगाते थे? फॉर्मूला जो था 1/2 डायगोनल 1 या डायगोनल इंटू में हाइट 1 प्लस हाइट 2, दोनों हाइट का सम कर देते थे, मल्टीप्लाई डायगोनल और डिवाइड बाई 2, या फिर इसको लिखते थे 1/2। गॉट इट। नाउ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा गया है? द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर। कोई भी रोम्बस, रोम्बस क्या होता है?
रोम्बस एक ऐसा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स तो स्क्वायर के अंदर भी इक्वल होती हैं, बट इसके अंदर स्क्वायर के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट रोम्बस के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये फर्क होता है। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे होते हैं। रोम्बस क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी ऑल साइड्स इक्वल है, रोम्बस के अंदर भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो उसने बोला है कि जो डायगोनल है, किसके द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो जो रोम्बस है उसकी शेप के दो डायगोनल दिए गए हैं, फाइंड इट्स एरिया। तो कोई भी जर्नल एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, इसके दोनों डायगोनल दिए गए हैं, ये दोनों डायगोनल। एक डायगोनल दिया गया है कितना, 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा ये डायगोनल है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल कैसे लिखते हैं, जिसको हम नोटेशन क्या देते हैं, D1 की। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, दूसरा जो डायगोनल होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन रोम्बस की। तो स्टार्टिंग में लिख देंगे इस चीज को कि हम रोम्बस के बारे में बात कर रहे हैं, इन रोम्बस, ताकि बारी बारी ये मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इन रोम्बस ये ना लिखना पड़े। तो लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के, जब दो डायगोनल दिए होते हैं तो रोम्बस का एरिया कैसे निकाला जाता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 इंटू में लेंथ ऑफ डायगोनल 1 कितनी है, ये 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल 2 कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो क्या आ गया, 7.5 मल्टीप्लाई 6। 7.5 को 6 से करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 6 7 6 7 जा 42, और 3 कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेसिमल के बाद में जीरो आ रही है, तो डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ दिस रोम्बस, इस रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर दो डायगोनल दिए गए हैं, लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स दी गई है, एरिया निकालने के लिए बोला है रोम्बस का। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक में भी पढ़ा था, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। गॉट इट। तो ये था एरिया ऑफ रोम्बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, वही एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। हुज साइड इज, अब रोम्बस के बारे में तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था कि रोम्बस का एरिया क्या होता है। कोई भी रोम्बस का एरिया जब निकालते हैं 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 से निकलता है। वैसे तो इसका जनरल फार्मूला ये है, अगर इसके दो डायगोनल्स की वैल्यू दी गई है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। हुज साइड इज, अब इसमें एक साइड दे दी रोम्बस की, एक साइड, और रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो उसकी एक साइड क्या है, 6। हुज एल्टीट्यूड इज, उसके अंदर एक हाइट दी गई है, वो कितना है, साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, उसमें से एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस भी निकालना है, उसका दूसरा डायगोनल भी निकालना है, और एक साइड दी गई और एक एल्टीट्यूड दिया गया। देखिए जर्नल, अगर रोम्बस की बात करें, जर्नल मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, ये क्या है, एक रोम्बस की शेप का। ठीक है, सीधा बना लीजिए या जैसे ही बनाइए आप, ये चीज। तो ABCD मैंने एक रोम्बस ले लिया है। इस रोम्बस के अंदर क्या गिवन है वो देखिए पहले। रोम्बस का एरिया निकालना है। अभी तो हम रोम्बस के एरिया को क्या पढ़ के आए थे कि 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। तो इसके अंदर एक डायगोनल की लेंथ दी गई है, दूसरे डायगोनल की लेंथ नहीं दी गई है। अगर लेंथ दी होती तो हम उसको निकाल सकते थे। तो हमें ये पता है, इसके अंदर एक आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि जो रोम्बस होता है क्या वो पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल। क्या आप रोम्बस को एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल है। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। डायगोनल क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बट पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर कि ईच रोम्बस, मतलब जो भी रोम्बस का, ये जो रोम्बस होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं हम बेस मल्टीप्लाई हाइट से। तो क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि ABCD इज ए रोम्बस, जो ये रोम्बस है ना, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसके लिए,
वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं, या हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ी है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। जो रोम्बस होगा, वी नो दैट रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होगा? पैरेललोग्राम। अब रोम्बस को भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, पैरेललोग्राम को भी। रोम्बस क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या इसकी साइड दी गई है? साइड, लेंथ ऑफ साइड दी गई है, साइड की लेंथ। अब रोम्बस पैरेललोग्राम है तो साइड ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर ये लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अगर वो रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम भी होगा। आगे क्या दिया गया? हुज एल्टीट्यूड, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड की वैल्यू या हाइट की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि हाइट हमें कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने एक साइड की वैल्यू दे दी और एक हाइट की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, और जो रोम्बस है वो क्या है? पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट, बी मल्टीप्लाई एच लिख दिया। अब जो साइड दी गई है उसे हम क्या लेट कर लेते हैं? ये क्या है हमारे पास? एक बेस, और एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? हाइट तो ही बोलते हैं। तो बेस कितना आ गया? 6, और हाइट कितनी आ गई? 4। तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। और जो एरिया पैरेललोग्राम है वही क्या है? रोम्बस है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वही एरिया ऑफ रोम्बस होगा। ठीक है, क्योंकि इसी रोम्बस को मैंने क्या कहा है? पैरेललोग्राम कहा है। गॉट इट? तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास कितना आ गया? 9। एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था उसने एरिया ऑफ रोम्बस के लिए, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी फाइंड आउट कीजिए। अब दूसरा डायगोनल, एक डायगोनल ये वाला हो गया, दूसरा डायगोनल ये वाला हो गया, तो एक डायगोनल की लेंथ उसने कितनी दी थी? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, जिसको मैंने किससे नोट दे दिया? D1 से, वो कितना है? लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अदर डायगोनल की लेंथ मुझे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, जिसका नाम मैंने D2 रख दिया। ठीक है, बट मैंने क्या देखा कि एरिया ऑफ रोम्बस तो है ना मेरे पास। एरिया ऑफ रोम्बस वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये भी तो एरिया ऑफ रोम्बस है, और ये भी क्या है? एरिया। क्या दोनों इक्वल हो गए? बिल्कुल। 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू 24। गॉट इट? तो इसके अंदर देखिए, ये 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2 डायगोनल 1 की वैल्यू है मेरे पास, एक डायगोनल 8 दिया हुआ है, डायगोनल 2 नहीं दिया हुआ तो D2 लिख दूंगा 24। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 2 4। तो क्या आ गया सोल्व करने के बाद में हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू 24। 4 क्या है? मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड के अंदर। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। गॉट इट? ये एक लेंथ दी गई है तो इसलिए अकेली सेंटीमीटर में, न कि सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल या लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, ये लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गॉट इट? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो रोम्बस है उसे हमें सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, या हम ये जानते हैं उसकी प्रॉपर्टी, जब हमने रोम्बस 8th क्लास के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी या पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, तो हमें ये पता है कि जो भी पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो रोम्बस था उसको मैंने किसको बना दिया? पैरेललोग्राम। तो ये जो रोम्बस है क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर एक साइड दी गई है और उसकी हाइट दी गई है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जो साइड दी गई है उसे बेस ले लेता हूं और उसी को जो गिवन है वो एल्टीट्यूड है वो क्या है? हाइट होगी। तो एरिया ऑफ, तो मैंने कहा कि जो रोम्बस है वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होगा तो उसका एरिया निकालना आसान होगा। एरिया निकाल दिया तो जो एरिया पैरेललोग्राम का आएगा वही एरिया किसका आ जाएगा? रोम्बस का आ जाएगा। गॉट इट?
क्योंकि पैरेललोग्राम को ही मैंने क्या बोला है, मतलब जो रोम्बस था उसी को मैंने पैरेललोग्राम बोला है। पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वही रोम्बस का एरिया हो जाएगा। रोम्बस का एरिया आ गया, तो एक डायगोनल की लेंथ दी गई है, दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो हमें क्या पता है रोम्बस का एरिया ये भी तो होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और एरिया हमने इससे निकाल लिया, वो कितना आ गया 24। तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया, एरिया एरिया को इक्वल रख दिया, तो इसके अंदर d1 की वैल्यू है 1/2 की जगह 1/2, d2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। गॉट इट। तो ये था दूसरा डायगोनल निकालने के लिए मेथड। ये जो सेकंड मेथड यूज किया मैंने दूसरे डायगोनल को निकालने के लिए कहा है, और ये जो पैरेलल जो रोम्बस था उसको पैरेललोग्राम लेट किया, ये किसके लिए है, इसका एरिया निकालने के लिए। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या राइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है कि द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, कि कोई बिल्डिंग है उसका जो फर्श है वो 3000 टाइल से मिलकर बना हुआ है या बनाया गया है। विच आर रोम्बस शेप्ड, जो टाइल बताई गई है वो कैसी शेप की है, रोम्बस शेप्ड की है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, ईच ऑफ इट्स डायगोनल, उस रोम्बस का हर एक डायगोनल क्या है 45 सेंटीमीटर का है, और दूसरा जो डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर का इन लेंथ। फाइंड दी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, अब उस जो टाइल लगाई है उनके ऊपर पॉलिश भी करनी है, तो उसके उन टाइल के ऊपर पॉलिश करने का जो कॉस्ट है वो क्या होगी, उस फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स लगी हैं उसके ऊपर जो पॉलिश, टाइल्स के ऊपर पॉलिश करने का जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी लगती होगी, उस फ्लोर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितना खर्चा आता हो, 4 रुपए का खर्चा आता हो, तो बताइए उस पूरे फर्श के ऊपर पॉलिश करने का कितनी कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी वो हमें बतानी। अब जो पूरा फर्श बनाया गया है उसके अंदर कितनी टाइल्स यूज हुई हैं, 3000 टाइल्स यूज हुई हैं, 3000। और जो टाइल है वो कैसी शेप की है, रोम्बस शेप की है। अगर रोम्बस शेप की है तो उसके दो डायगोनल दिए गए हैं, इसके बात कर रहे हैं रोम्बस के बारे में। अगर दो डायगोनल दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। अगर एक टाइल का एरिया आ गया 3000 टाइल्स का भी कितना एरिया होगा, तो पूरे फर्श का एरिया निकाल सकता हूँ। तो कहने के लिए पूरे फर्श का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। एक टाइल का जितना एरिया होगा उसको, टाइल कितनी लगी है पूरे फ्लोर के अंदर 3000 टाइल्स लगी है ना, तो एक टाइल का एरिया जितना होगा उसे 3000 टाइल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर निकलने के बाद में अब 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी होगी 4 रुपीज, तो जितना एरिया आएगा उसको 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। गॉट इट। अब यहां कंडीशन किसमें दी गई है, पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी बात होगी वो मीटर के अंदर करनी पड़ेगी, बट यहाँ डायगोनल किसके अंदर दिए गए हैं, सेंटीमीटर की, तो पहले हमें इन डायमेंशन को मीटर में चेंज करना होगा। गॉट इट। तो देखिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जो टाइल है वो कैसी शेप की है, रोम्बस शेप की, तो हमें एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है। एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल। जो रोम्बस शेप्ड की टाइल है उसकी लेंथ, एक डायगोनल की लेंथ बताई गई है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बाई में 100 मीटर। गॉट इट। यहीं से मीटर में चेंज कर लेता हूँ। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड टाइल, तो जो अदर डायगोनल होगा वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो 30 को किससे डिवाइड कर देते हैं 100 से। अभी कट नहीं कर रहा, सिर्फ मीटर में चेंज किया मैंने, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। गॉट इट। तो दोनों डायगोनल आ गए, तो क्या एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, एरिया ऑफ रोम्बस टाइल, रोम्बस शेप्ड टाइल, जो रोम्बस शेप की टाइल है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड वन टाइल, एक टाइल का एरिया 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू 1/2 डायगोनल 1 की लेंथ कितनी है 45 बाई में 100, 30 बाई में, गॉट इट, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ गया 15। जब भी ये नंबर डिनोमिनेटर के अंदर 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, उन्हें कैंसिल मत कीजिए। इस केस के अंदर आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको डिनोमिनेटर में रहने दीजिए ताकि इसके क्या हम क्या ऑपरेट कर सकें डेसिमल। गॉट इट। वैसे मैं इसको फ्रैक्शन के अंदर ही रखूंगा। देखिए 15 को 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 7 कैरी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
कि 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 10,000। अब ये सारे किस में थे, ये भी मीटर में था, ये भी किस में था, मीटर में, तो एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ में तो कितना आ गया 675 बाई में 10,000 मीटर स्क्वायर। मैं अभी इसका डेसिमल ऑपरेट नहीं कर रहा, बस इसको यहीं छोड़ देता हूँ। एक टाइल का इतना एरिया है, पूरे फर्श पे कितनी टाइल लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हुई है, 3000। तो एक टाइल का इतना एरिया है, तो 3000 टाइल्स का इतना कितना एरिया हो जाएगा। जब हमें एक की वैल्यू पता है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर या एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड 3000 टाइल्स, या एरिया ऑफ सीधा, क्योंकि 3000 टाइल्स पूरे फर्श पे ही लगी है तो पूरे फर्श का एरिया ही आ जाएगा। तो वन टाइल का कितना है, 3000 टाइल को मल्टीप्लाई कर देंगे वन टाइल के एरिया से। अब मैंने इसको डेसिमल में क्यों ऑपरेट नहीं किया, ताकि ये इसके साथ क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, 30 से 30 कट होगी। अब ये डिनोमिनेटर में अभी भी 10 रह रहा है, तो हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 और 1 22 हो गया, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, और डिवाइड में क्या है 10 मीटर स्क्वायर। इस 10 को मैंने क्या लगा दिया, डेसिमल के अंदर, तो 1 डिजिट छोड़ देंगे, ये आ गया हमारे। तो पूरे फर्श का एरिया आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, 202.5 मीटर स्क्वायर पूरे फर्श का एरिया आ जाता है। अब पूरे फर्श के ऊपर हमें क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी लगती है, 4 रुपए की लगती है। तो पूरे फर्श के ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब एक की वैल्यू पता होती है, ज्यादा की हमें निकालनी होती है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, एक पर मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज। कितना है, जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर, 1 मीटर स्क्वायर के फ्लोर को पॉलिश करने का खर्चा कितना है, 4 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 2.202.5। ठीक है, कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो आंसर जो आएगा वो रुपीज में ही आएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ डेसिमल। तो 810 रुपया लगेंगे पूरे फर्श को पॉलिश करवाने में। गॉट इट, 810 रुपीज। ये 1 डेसिमल के लिए भी तो आएगा ये 0, तो ये डेसिमल की वैल्यू कोई नहीं, तो कितना आ जाएगा 810 रुपये। गॉट इट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 9 10 जो भी है इससे प्रीवियस आगे जो है, आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।